हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद आप ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विलयन। और आज हम पढ़ेंगे विलयन में अणु संख्या गुण मतलब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर का जो एग्जाम में 100% आता है। हाँ, आरएमपीएम है बेटा आज का टॉपिक। आरएमपी मतलब रखा मिलेगा पेपर में। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से समझना। आज हम पढ़ेंगे अणुसंख्या गुण के बारे में, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। क्या होती है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्या गुण क्या है बेटा। साथ में हम पढ़ेंगे क्वोथनांक, बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में। क्वोथनांक क्या होता है जनरली आप सबको पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता आज उनको पता चल जाएगा, और जिनको पता है थोड़ा कम पता है या डाउट में है उन्हें भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये बात। क्वोथनांक में उन्नयन, साथ में हम क्या पढ़ेंगे क्वोथनांक में उन्नयन मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। राइट, तो इन टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए देखते हैं बेटा। अणुसंख्या गुण, अणुसंख्या गुण कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं बेटा। अणुसंख्या गुण ऐसे भौतिक गुण, ऐसे भौतिक गुण जो केवल विलय की मात्रा या फिर विलय के कणों, कणों के अंदर बेटा अणु भी आ गए और आयंस भी आ गए, तो जो केवल विलय के कणों पर निर्भर करते हो, ऐसे गुण जो केवल विलय के कणों पर निर्भर करते हो या फिर विलय की मात्रा पर निर्भर करते हो, ऐसे गुणों को हम क्या बोलते हैं अणुसंख्यक गुण कहते हैं। हाँ, अणुसंख्यक गुण ऐसी प्रॉपर्टीज, ध्यान से समझो, ध्यान से बहुत अच्छे से। ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे भौतिक गुण जो जिनका मान केवल विलय की मात्रा पर, सिंपल लैंग्वेज में कहूं विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं अणुसंख्यक गुण। मतलब यह है कि आपके पास एक कंटेनर है, ये पानी है कंटेनर, इसके आपने पानी ले रखा है बेटा। हम सब जानते हैं पानी का क्वोथनांक, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने इसके अंदर, ये पानी मान लीजिए 1 लीटर है, तो मैंने इसके अंदर 10 ग्राम चीनी डाल दी। क्या डाल दी बेटा इसके अंदर मैंने 10 ग्राम चीनी। तो अब क्या होगा, इसका क्वोथनांक बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा ये समझाओ, चलिए बताता हूं मैं आपको। समझना बेटा, जब ये जल था तो सरफेस पर केवल जल के मॉलिक्यूल थे, लेकिन जब मैंने चीनी डाल दी इसके अंदर, तो चीनी डालने से बेटा सरफेस पर अब जल के भी मॉलिक्यूल हो गए। ए मान रहा हूं मैं जल और बी मान रहा हूं मैं बेटा चीनी, और बी के मॉलिक्यूल भी हो गए। क्लियर है, ए भी है और बी भी है बेटा। लेकिन चूंकि चीनी आपने कम मात्रा में डाली, इसलिए चीनी की मात्रा सरफेस पर, पृष्ठ पर कम होगी। अब आप जानते हो जो बी मॉलिक्यूल है वो वाष्प में कन्वर्ट नहीं होता है। बी के मॉलिक्यूल की वाष्प नहीं बनेगी, चीनी के मॉलिक्यूल की वाष्प नहीं बनती। वाष्प किसके मॉलिक्यूल की बनेगी, जल के। तो चीनी वाष्प में कन्वर्ट नहीं होगा, वाष्प में कन्वर्ट नहीं होगा, इसका मतलब पहले वाष्प ज्यादा बनी होगी, क्योंकि जब सरफेस पर एक ही मॉलिक्यूल थे तो वाष्प ज्यादा थी बेटा। एक ही मॉलिक्यूल थे तो सबकी वाष्प बन रही थी, इसलिए वाष्प ज्यादा थी, तो वाष्प दाब ज्यादा था। वाष्प दाब आप जानते हो, वाष्प दाब क्वोथनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कल भी बताया था मैंने और पहले भी बताया है कि जो वाष्प दाब होता है वो क्वोथनांक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यहां वाष्प ज्यादा है तो क्वोथनांक क्या होगा, कम होगा। अब जैसे मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी 10 ग्राम, तो इसकी वाष्प घट गई होगी। वाष्प घटेगी तो क्वोथनांक बढ़ जाएगा। अब मैं जितनी ज्यादा मात्रा डालूंगा चीनी की, मान लीजिए अभी तो 10 ग्राम डाली मैंने, आपके डाल दी 1 किलो में 500 ग्राम, तो क्या होगा बेटा 500 ग्राम, तो क्या होगा जितनी ज्यादा मैं चीनी डालूंगा सरफेस पर चीनी के मॉलिक्यूल उतने ज्यादा आ जाएंगे।
जितने ज्यादा सरफेस पे मॉलिक्यूल आएंगे चीनी के, वाष्प उतनी घट जाएगी, क्योंकि उन चीनी के मॉलिक्यूल की तो वाष्प बनेगी नहीं। तो वाष्प घटेगी तो वाष्प दाब घटेगा, और वाष्प दाब घटेगा तो फिर क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि ये जो क्वथनांक है विलयन का, जिसमें आपने जल में चीनी मिलाई, विलयन का क्वथनांक इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसके अंदर जो आपने चीनी मिलाई है वो कितनी मिलाई है। इसी घटना को बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी तो हम बात कर रहे थे कि भाई अणुसंख्या गुणधर्म क्या होते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल विलय की मात्रा या विलय के कणों, कणों मतलब या तो आयंस हो या फिर अणु, उन पर निर्भर करती हो। उनके आकार मतलब ना तो उनके साइज पर डिपेंड करेगी, ना उनकी प्रकृति पर निर्भर करती हो, केवल और केवल अणुओं की संख्या पर, समझ रहे हो, या आयनों की संख्या पर या फिर मात्रा पर निर्भर करती हो। उनकी किस पर, आकार पे निर्भर नहीं करती और प्रकृति पे निर्भर नहीं करती। आकार मतलब समझो, चीनी डाली आपने, समझ रहे हो, 10 ग्राम, तो 10 ग्राम अगर मैं इसके अंदर यूरिया डाल दूं तो अब बताओ इनके मॉलिक्यूल का साइज अलग अलग होगा नहीं होगा? यूरिया के मॉलिक्यूल का आकार अलग होगा, चीनी के मॉलिक्यूल का आकार अलग होगा। तो जो बेटा क्वथनांक 10 ग्राम ग्लूकोज के लिए, सॉरी यूरिया के लिए आएगा, वही क्वथनांक 10 ग्राम चीनी के लिए आएगा। सेम आया बेटा, दोनों के लिए बेटा सेम वैल्यू आएगी। तो ये इस बात पे डिपेंड नहीं करी कि आकार कैसा है, और इस बात पे डिपेंड नहीं करी कि प्रकृति कैसी, वो चीनी है और ये यूरिया है, अलग अलग नेचर के हैं, लेकिन दोनों के लिए वैल्यू सेम आ रही है। समझ में आ गई होगी बात। चलिए ध्यान से देखते हैं, अब डेफिनेशंस को पढ़ते हैं अच्छा सा। अणुसंख्या गुण क्या है, ध्यान से देखो। विलयन के वे भौतिक गुणधर्म, विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या, मैं बता रहा हूं बात, कणों की संख्या में कौन कौन सी चीज आती है बेटा। कणों की संख्या में हम बोल सकते हैं अणु या आयन, या तो कणों की संख्या में अणुओं की संख्या आ जाएगी या फिर आयनों की संख्या। तो कणों की संख्या तथा विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। और दूसरी डेफिनेशन, इसको आप कैसे याद कर सकते हो, दूसरी डेफिनेशन देखो ध्यान से। विलयनों के वे भौतिक गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कणों, कणों मतलब अणुओं या आयनों की संख्या अर्थात मात्रा पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं, लेकिन उनके आकार तथा प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। ना तो उनके आकार पर ना प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ऐसे गुण को हम क्या बोलते हैं बेटा, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख देना, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन। समझ में आया अणुसंख्यक गुण किसे कहेंगे, जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हो या फिर मात्रा पर निर्भर करते हो, उनके आकार और उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। ऐसे गुण को हम क्या बोलते हैं, अणुसंख्या गुण। कितने प्रकार के अणुसंख्या गुण होते हैं बेटा, 4 प्रकार के अणुसंख्या गुण होते हैं। कितने, 4, बस ये दिमाग में डाल लेना। अणुसंख्या गुण कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के, बस ये दिमाग में डाल लेना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। पहला, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा, हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा है प्रासरण दाब। चौथा क्या बेटा, प्रासरण दाब। चौथा हमारे पास प्रासरण दाब, ये रहा प्रासरण दाब, सॉरी प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो केवल किस पे डिपेंड करेगी, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगी। तो इन चारों प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, अणुसंख्या गुण। इनके अलावा कोई भी अणुसंख्या गुण नहीं है, दिमाग में डाल लो ये बात, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। बोर्ड से रिलेटेड, कॉम्पिटेटिव लेवल से रिलेटेड बहुत बहुत इंपोर्टेंट है।
यहां से एग्जाम में जरूर आता है, चाहे कंपटीशन हो चाहे आपका बोर्ड लेवल, 100% आता है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। चलिए मैंने एक दो क्वेश्चन भी लिए हैं, वो भी देख लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड 2024 का है, पिछले साल का क्वेश्चन है। क्या कहा था, निम्नलिखित में से किसका प्रासरण दाब सबसे कम होगा। प्रासरण दाब एक अणुसंख्या गुण है। प्रासरण दाब क्या बेटा, एक अणुसंख्या गुण है। और अणुसंख्या गुण किस पे डिपेंड करते हैं, विलेय की मात्रा पर, या फिर कणों की संख्या पर, या फिर आयनों की संख्या पर। तो हम आयंस लेके चलेंगे आज से। क्या लेके चलेंगे, आयंस। जिसमें जितने ज्यादा आयंस होंगे, आयनों की संख्या होगी, जिसमें जितने ज्यादा आयनों की संख्या होगी, समझ रहे हो, उसमें अणुसंख्या गुण उतना ही ज्यादा होगा। अणुसंख्या गुण उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई जो अणुसंख्या गुण है ना, जो अणुसंख्या गुण है वो समानुपाती है आयनों की संख्या के। जितना आयंस, अणुसंख्या गुण उतना ज्यादा। और अणुसंख्या गुण 4 प्रॉपर्टी है, प्रासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और वाष्प दाब में अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। 4 प्रॉपर्टी है, समझ रहे हो, 4 प्रॉपर्टी। जहां मैं अणुसंख्या गुण की बात कर रहा हूं, वहां मैं उन 4 प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। अब सुनो, वो कह रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रासरण दाब सबसे कम होगा। भाई सबसे कम किसमें होगा, जिसमें आयनों की संख्या सबसे कम होगी। जिसमें आयनों की संख्या क्या होगी, सबसे कम होगी, उसका प्रासरण दाब सबसे कम होगा। चेक करते हैं हम क्वेश्चन को, आंसर को। ध्यान से देखो बेटा, ऑप्शन ए पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड होता है KCl। इसे जब आयनों में तोड़ोगे तो K पे प्लस और Cl पे माइनस आएगा। पोटेशियम क्लोराइड विलयन है ना, तो KCl आयनों में टूट जाएगा, K प्लस और Cl माइनस में। कितना आयन मिल रहा है आपको, 2 आयन। चलिए बहुत अच्छे। दूसरा ऑप्शन क्या है, स्वर्ण विलयन, गोल्ड। ये तो Au होता है, गोल्ड आयनों में थोड़ी टूट जाएगा विलयन में जाके, गोल्ड तो गोल्ड ही रहेगा ना। तो Au जू का तू रहेगा, मतलब इसमें हमें मिल रहा है एक कण। मैं बोल सकता हूं बस एक कण, या एक बस अकेला। तीसरा देखो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। पानी में MgCl2 को डालोगे तो ये आयनों में टूट जाएगा। कैसे, Mg पे डाई पॉजिटिव और Cl पे माइनस। कितने Cl है बेटा, 2। तो 2 तो मुझे Cl के आयन्स मिल रहे हैं और एक Mg का। टोटल कितना आयन हो गए, 3 आयन। टोटल कितने हो गए, 3। समझ में आ रही है बात। भाई 2 तो किसके मिले, Cl माइनस के। एक किसका मिला, Mg डाई पॉजिटिव। टोटल आयन्स कितने हो गए, 3। नेक्स्ट चौथा, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है AlPO4। AlPO4 को जब आप पानी में डालोगे तो फिर क्या मिलेगा बेटा, ध्यान से देखो, फिर क्या मिलेगा, Al पे ट्राई पॉजिटिव होता है और PO4 पे ट्राई नेगेटिव। तो एक आयन ट्राई पॉजिटिव का मिलेगा और एक ही आयन आपको PO4 डाई नेगेटिव का। बेटा हम चार्ज की बात नहीं कर रहे, हम आयंस की बात करें। ये एक पूरा आयन है, ये एक पूरा आयन है। तो एक तो Al का है और एक किसका है, PO4 का। तो नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 2। अब मुझे बताओ इन चारों के अंदर किस में कणों की संख्या सबसे कम है। यहां पर 2 कण, 2 आयन मतलब 2 कण, यहां पर 1 कण, यहां पर 3 कण और यहां पर 2 कण। जिसमें आयनों की संख्या सबसे कम होगी उसका प्रासरण दाब भी सबसे कम होगा। जिसमें आयनों की संख्या सबसे ज्यादा होगी उसका प्रासरण दाब भी सबसे ज्यादा होगा। तो बताइए यहां पर सबसे कम आयंस किस में है, गोल्ड, स्वर्ण विलयन में। इसका मतलब सबसे कम प्रासरण दाब इसी का होगा। अगर मैं इसके अपोजिट बात करूं कि सबसे ज्यादा प्रासरण दाब किसका होगा, तो सबसे ज्यादा आयंस किस में है, मैग्नीशियम क्लोराइड में। तो फिर सबसे ज्यादा प्रासरण दाब किसका होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं, नोट कर लेना इसको बेटा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन जो कि नीट 2025 का है, इसी साल का है, नीट के अंदर जो आया हुआ है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित जलीय विलयनों में से किसका उच्चतम क्वथनांक होगा। किस विलयन का सबसे ज्यादा क्वथनांक होगा। भाई क्वथनांक में उन्नयन जो विलयन का क्वथनांक है
वो किसके समानुपाती होता है? विलय की मात्रा के या कणों की संख्या के। तो जितने ज्यादा आयंस होंगे क्वोथनांक उतना ज्यादा होगा। चेक करते हैं बेटा। ग्लूकोज कंसंट्रेशन सेम है सबकी, कंसंट्रेशन सबकी सेम है। ग्लूकोज बेटा पानी के अंदर जाकर ग्लूकोज का आयनन नहीं होता है, जैसे गोल्ड का नहीं हो रहा था ना, ऐसे ग्लूकोज का भी नहीं होता। तो मैं कह सकता हूं बस एक कण या एक आयन, समझ रहे हो बात को, क्योंकि आयनन होगा ही नहीं उसका, तो मैं बस एक कण कह सकता हूं। चलिए बहुत अच्छा। यूरिया, ऐसे ही यूरिया का भी आयनन नहीं होता है, तो मैं बोल सकता हूं एक कण। ना तो इसका होगा ना इसका होगा, मैं डिटेल में समझाऊंगा बहुत अच्छे से और अच्छे से आगे जाके, अभी फिलहाल इतना ही समझो। ना तो ग्लूकोज का आयनन होता है ना यूरिया का आयनन होता है, इसलिए ये भी एक कण रहेगा और ये भी एक कण रहेगा। लेकिन जब मैं बात करता हूं KNO3 की, तो ये टूट जाता है K+ और NO3- में। बताओ कितना आयनों में टूट गए? 2 आयन में। इसका मतलब 2 कण मिलेंगे हमें। यहां पर देखो Na3PO4, ये आगे की ओर टूट जाएगा बेटा किसके अंदर? Na+ और PO4 ट्राई नेगेटिव में। कितने Na? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बैलेंस करने के लिए। अब बताओ 3 तो Na का आयन है और एक PO4 का, तो टोटल कितना आयन मिले हमें? 4 आयन। 4 आयन मतलब 4 कण। तो बताओ कणों की संख्या किसमें ज्यादा है? Na3PO4 में है या नहीं है? तो जिसमें कणों की संख्या ज्यादा होगी उसी का तो विलयन का क्वोथनांक ज्यादा होगा। इसका मतलब यहां पर आंसर कौन सा होने वाला है? 0.01 कैपिटल M Na3PO4। इस विलयन का जो क्वोथनांक होगा वो सबसे ज्यादा होगा। बात समझ में आई? बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं बेटा, नोट कर लेना इसको अच्छे से। नोट मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है, बोर्ड में MCQ बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इन नोट पे, और मैंने इसलिए भी कराया आपको MCQ ताकि आपको पता चल जाए कि कितने इंपोर्टेंट MCQ हैं। आप जब देखोगे मॉडल में या प्रीवियस एग्जाम देखोगे तो उनमें भर भर के आए हुए हैं एग्जाम में, इसलिए आपको बेटा मैंने 2 MCQ एक हिंट के तौर पे कराया, भी आगे भी कराऊंगा जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत सारे MCQ कराएंगे इसके ऊपर। ठीक है, अभी मैं आपको नोट देखो। नोट वाष्प दाब, क्वोथनांक, हिमांक, दाब, श्यानता, पृष्ठ तनाव, घनत्व आदि अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यार क्वोथनांक कहा तो था कि क्वोथनांक अणुसंख्या गुण है। भाई क्वोथनांक अणुसंख्या गुण नहीं है, क्वोथनांक में उन्नयन अणुसंख्या गुण है, क्वोथनांक अणुसंख्या गुण नहीं है। वाष्प दाब अणुसंख्या गुण नहीं है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अणुसंख्या गुण है। ऐसे बेटा हिमांक अणुसंख्या गुण नहीं है, हिमांक में अवनमन अणुसंख्या गुण है। ऐसे दाब अणुसंख्या गुण नहीं है, प्रासरण दाब अणुसंख्या गुण है। तो ये जितने भी चीज है ना बेटा, ये कोई भी इनमें अणुसंख्या गुण नहीं है, ये बात दिमाग में डाल लो। अगर वाष्प दाब दे रहा है तो वाष्प दाब अणुसंख्या गुण नहीं है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है अणुसंख्या गुण। क्वोथनांक दे रहा है तो क्वोथनांक अणुसंख्या गुण नहीं है, क्वोथनांक में उन्नयन अणुसंख्या गुण है या हिमांक में अवनमन अणुसंख्या गुण है। उन चारों प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी अणुसंख्या गुण नहीं है, और वो चारों प्रॉपर्टी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। चलिए बेटा नेक्स्ट अब बात करते हैं हम क्वोथनांक की, इसको ध्यान से देखो। क्वोथनांक किसे कहते हैं? क्वोथनांक बताइए आप किसे कहते हैं क्वोथनांक, कमेंट करके बताना जरूर। जनरली बच्चों को लगता है जो क्वोथनांक होता है वो होता है कि पानी उबलने लग जाए, जब कोई लिक्विड उबलता है तो उसे उसका क्वोथनांक कहा जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। क्वोथनांक क्या होता है समझाता हूं मैं आपको, ध्यान से समझना। वैसे तो मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको, जब वाष्प दाब के बारे में मैंने डिस्कस करा था, क्वोथनांक के बारे में बताया था। क्या होता है क्वोथनांक, ध्यान से देखना बेटा। ये कोई लिक्विड है, ये लिक्विड है बेटा, ये मान लो पानी है, ये जल, मैंने इसको बंद कर रखा है, कंटेनर, कंटेनर क्लोज है। अब मैं यहां से हीट कर रहा हूं इसको, ध्यान से समझना। अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, इसको हीट कर रहा हूं, ताप दे रहा हूं, यहां से हीट कर रहा हूं। तो जैसे मैं हीट करूंगा तो इसकी वाष्प बनेगी, क्या बनेगी इसकी बेटा? वाष्प, ये बन रही है वाष्प, इसकी वाष्प बनेगी।
वाष्प बनेगी तो वाष्प दाब लगाएगा। क्या लगाएगा? वाष्प दाब। वाष्प दाब। यहां पर जो मैंने प्रेशर लगा रखा है, जो प्रेशर है यहां पर, वह है एक वायुमंडल। जनरली हम एक वायुमंडल लेके चलते हैं, तो यहां का दाब कितना है? एक वायुमंडल। अब मैंने क्या करा, जैसे ताप बढ़ाया, मान लीजिए ताप को 10 डिग्री सेल्सियस करा, 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 डिग्री सेल्सियस पर कुछ वाष्प बनी होगी और उसने वाष्प दाब लगाया होगा। हमने कहा 10 डिग्री सेल्सियस पर उसने जो वाष्प दाब लगाया वो 0.1 एटीएम का लगाया, 0.1 एटीएम का। फिर हमने ताप और बढ़ा दिया, 10 से 20 कर दिया, तो देखा 20 डिग्री सेल्सियस पर और वाष्प बनी होगी, बनी होगी नहीं? वाष्प बनेगी तो वाष्प दाब बढ़ा होगा। हमने कहा भाई वाष्प दाब बढ़कर कितना हो गया? 0.2 एटीएम हो गया। हमने ताप को और बढ़ा दिया, ताप कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस, तो बताओ 50 पे वाष्प और बढ़ गई होगी। जैसे जैसे ताप बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे वाष्प बढ़ती रहेगी। तो 50 पे जब वाष्प बढ़ी तो वाष्प दाब भी बढ़ा, वाष्प दाब बढ़कर हो गया 0.5, राइट? 0.5। तो ये वाष्प दाब बढ़ता बढ़ता, वाष्प दाब बढ़ता बढ़ता जब ये एक वायुमंडल पर पहुंच जाएगा, बढ़ता बढ़ता जब किस पर? एक वायुमंडल पर पहुंच जाएगा, तो उस समय जो यहां का ताप होगा वही उसका क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। जब किसी द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा? एक वायुमंडल के बराबर हो जाएगा, उस समय का जो ताप होगा वही क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। इसलिए पहाड़ों पर पानी जल्दी से बॉईल होने लगता है, क्योंकि पहाड़ों पर दाब कम होता है। दाब कम होगा, दाब कम होगा तो वाष्प दाब जल्दी आ जाएगा। दाब कम होने से ये जो वाष्प दाब लगाएंगे, ये अगर माने 0.5 होता तो 0.5 पे बताओ, 0.5 कौन से पे था? 50 डिग्री सेल्सियस पे था, तो ये 50 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक कहलाता। और दूसरी ओर जब हम देखते हैं प्रेशर कुकर के अंदर, तो हाँ दाब ज्यादा लगा दिया हमने, दाब ज्यादा लगा दे तो प्रेशर कुकर के अंदर क्या होगा? हाँ, क्वथनांक बढ़ जाएगा जल का। तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि क्वथनांक क्या है? वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो उसी को हम उसका क्या बोलते हैं? क्वथनांक कहते हैं। बात समझ में आई या नहीं है? जल्दी बताओ भाई। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है? एक वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, उस समय के वहां कर ताप को हम क्या बोलते हैं? उसका क्वथनांक कहते हैं। चलिए डेफिनेशंस देखिए अच्छे से। क्वथनांक क्या है? वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है बेटा? क्वथनांक कहलाता है। उदाहरण, उदाहरण के लिए जल का जो क्वथनांक होता है वो 373.15 केल्विन होता है, जो कि हम कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। होता है नहीं होता है? हाँ, 100 डिग्री सेल्सियस पर बनता है, क्योंकि इस ताप पर, क्योंकि इस ताप पर जल का वाष्प दाब कितना हो जाएगा? जल का वाष्प दाब 1.013 बार, जो कि किसके बराबर होता है? एक वायुमंडल के बराबर होता है। इस ताप पर जो जल का वाष्प दाब होगा ना, वो इतना बार होगा या एक वायुमंडल हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्वथनांक बोल रहे हैं जल का। 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब कितना होने वाला है? एक वायुमंडल। बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन 100% एग्जाम में आना है। आरएमपीएम लिख लो इस पे, तो 100% रखा मिलेगा पेपर में, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है बेटा? क्वथनांक में उन्नयन, चलिए इसको समझते हैं। मैंने अभी आपको समझाया भी था क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, फिर से समझते हैं इसको अच्छा सा। हमारे पास ये कंटेनर है, ये कंटेनर है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, पानी। और बेटा अगर ये पानी है जिसे मैं ए मान के चल रहा हूं पानी को, तो सरफेस पर बस ए के मॉलिक्यूल होंगे। सरफेस पे बस किसके मॉलिक्यूल होंगे? ए के। सारे के सारे, चूंकि पानी की वाष्प बनने की क्षमता होती है,
तो सारे के सारे मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वाष्प में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें? वाष्प में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब सुनो, आगे चलो, दूसरा कंटेनर है ये रहा। अब इसके अंदर मैंने क्या करा? चीनी डाल दी। क्या डाल दी बेटा? चीनी। तो अब क्या होगा? सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल भी हो जाएंगे, सरफेस पर किसके? ए के मॉलिक्यूल भी हो जाएंगे और बी के मॉलिक्यूल भी हो जाएंगे। बोलो भाई, ए के भी और बी के भी, सरफेस पर ए के भी और बी के भी, समझ रहे हो? ए के भी और बी के भी, ये होगा सरफेस पे। अब मॉलिक्यूल ए के भी है और बी के भी। लेकिन आप जानते हो जब मैंने इसके अंदर चीनी डाली तो मुझे बन गया मेरा विलियन, ये विलियन बन गया। अब बात कर रहा हूं मैं विलियन का क्वोथनांक। अब थोड़ा फील करो बेटा, यहां पर पानी और चीनी है। अब मैं जानता हूं चीनी की वाष्प नहीं बनती, चीनी की वाष्प नहीं बनती है, चीनी अवाष्पशील होता है। अब चूंकि चीनी की वाष्प नहीं बनेगी तो वाष्प किसकी बनेगी? ए की। ए का मॉलिक्यूल वाष्प में कन्वर्ट होगा और सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल क्या हो गए? घट गए। भाई पहले तो ज्यादा थे ना सरफेस पे मॉलिक्यूल, अब सरफेस पे मॉलिक्यूल क्या हो गए? कम। चूंकि सरफेस पे मॉलिक्यूल पहले ज्यादा थे जब वो शुद्ध अवस्था में था, जब सरफेस पर मॉलिक्यूल ज्यादा थे तो वाष्प भी ज्यादा बन रही होगी, तो वाष्प दाब भी ज्यादा लग रहा होगा। जैसे हमने चीनी डाल दी इसके अंदर तो अब सरफेस पर, पृष्ठ पर चीनी के मॉलिक्यूल भी आ गए और चीनी की वाष्प नहीं बनती, चीनी की वाष्प नहीं बनती। तो बताओ ए के मॉलिक्यूल घट गए मतलब ए की वाष्प घट गई, ए की वाष्प घट गई तो वाष्प दाब भी क्या हो गया होगा? घट गया होगा। वाष्प दाब घट गया होगा। अगर वाष्प दाब घट गया तो भाई फिर क्या होगा? क्वोथनांक बढ़ जाएगा। क्वोथनांक क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, बढ़ जाएगा। फिर क्वोथनांक क्या होने वाला है? बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं बार बार बता चुका हूं आपको कि जो वाष्प दाब है वो क्वोथनांक क्या होता है? व्युत्क्रम अनुपाती। अगर यहाँ का वाष्प दाब घट गया तो यहाँ का क्या बढ़ जाएगा? क्वोथनांक बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे। तो मैं कह सकता हूं जितनी ज्यादा मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूंगा, सरफेस पर चीनी के मॉलिक्यूल उतने ज्यादा हो जाएंगे और जितने ज्यादा सरफेस के मॉलिक्यूल बढ़ते, सरफेस पर चीनी के मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे, जितने ज्यादा सरफेस पर चीनी के मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे वाष्प उतनी घटती जाएगी। वाष्प घटेगी तो भाई क्वोथनांक बढ़ता जाएगा। तो जो क्वोथनांक विलियन का है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? चीनी की मात्रा पे। चीनी की जितनी ज्यादा मात्रा ऐड कर रहा हूं क्वोथनांक उतना ज्यादा होगा, मात्रा जितनी चीनी की कम ऐड करूंगा क्वोथनांक उतना कम होगा। मान लीजिए यहाँ का क्वोथनांक, मान लीजिए यहाँ का क्वोथनांक 100 डिग्री सेल्सियस था, 100 डिग्री सेल्सियस, और यहां विलियन का क्वोथनांक बढ़कर टीएस वो 105 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो बढ़ा कितना? परिवर्तन कितने का है? डेल्टा टीबी। तो टीएस माइनस टी नॉट, भाई ज्यादा में से कम कोई तो घटाओगे, ज्यादा तो विलियन का है ना। तो बताओ यहां पर कितना है? 105 माइनस 100, फाइनली कितना बढ़ा? 5 डिग्री सेल्सियस। तो ताप में परिवर्तन कितना का है? 5 डिग्री सेल्सियस। यही 5 डिग्री सेल्सियस क्या है? क्वोथनांक में उन्नयन है। तो क्वोथनांक में उन्नयन क्या होता है बेटा? विलियन के क्वोथनांक में से विलायक के क्वोथनांक को घटाकर हमें क्या प्राप्त होता है? क्वोथनांक में उन्नयन प्राप्त होता है। चलिए अब इसको आप समझ गए होंगे, तो देखते हैं। चले बेटा ध्यान से देखो, जब किसी विलायक में जैसे पानी लिया था हमने, कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है, हमने चीनी मिला दी थी, तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। जब किसी शुद्ध विलायक में हमने कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया तो उसका वाष्प दाब घट जाएगा, जिससे उसका क्वोथनांक बढ़ जाता है। विलयन तथा विलायक के क्वोथनांक में अंतर को क्वोथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं बेटा? डेल्टा टीबी से। ये क्वोथनांक ऐसे ही है जैसे हम सब लिखते हैं, हाँ क्वोथनांक ऐसे ही है। इसे किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। ये एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, बिल्कुल है।
जिसका मान विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कर रहा है नहीं कर रहा है? जितने ज्यादा मैं बेटा चीनी के पार्टिकल्स ऐड करूंगा, चीनी की मात्रा जितनी ज्यादा ऐड करूंगा, क्वथनांक में उन्नयन उतना ज्यादा होगा। तो मैं कह सकता हूं डेल्टा टी बी बराबर होगा टीबी माइनस टी नॉट बी, टीबी माइनस टी नॉट बी, जहां टीबी क्या है? विलयन का क्वथनांक, और टीबी नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। डेल्टा टीबी क्या कह रहा हूं मैं? क्वथनांक में उन्नयन। ग्राफ देखिए बेटा, यहां पर ये जो पॉइंट है, यहां पर ये जो पॉइंट है, ये हमने लिया एक एटीएम दाब, यहां पर एक एटीएम दाब है, जो मैं बोल सकता हूं 1.013 बार। चल रहे हैं ऊपर को प्रेशर की ओर, राइट। इधर हम कहां बढ़ रहे हैं बेटा? टेम्परेचर पर। तो मैंने क्या करा, ये विलायक लिया बेटा, ये वाला, ये ग्राफ जो चल रहा है वो विलायक का चल रहा है, ये वाला ग्राफ, ये विलायक ले लिया, और ये विलयन का है, नीचे वाला किसका है? विलयन का, राइट। तो मैंने जैसे बेटा ताप बढ़ाऊंगा, वाष्प बढ़ेगी, वाष्प बढ़ेगी तो वाष्प दाब बढ़ता जाएगा, और बढ़ता बढ़ता जब ये पहुंच गया एक एटीएम पर, तो उस समय का यहाँ का ताप हमने नोट कर लिया, और वो नोट हमने कितना मान लिया? टी नॉट बी मान लिया, टी नॉट बी। फिर मैंने विलयन लिया बेटा, विलयन का मैंने ताप जैसे बढ़ाया तो वाष्प बढ़ी तो वाष्प दाब बढ़ा, वाष्प दाब बढ़ता बढ़ता जब वो एक एटीएम पर पहुंच गया तो उस समय का ताप नोट कर लिया, उसे हमने क्या कहा? टीबी कहा बेटा। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो अंतर आ रहा है, इसे डेल्टा टीबी बोलते हैं। और डेल्टा टीबी किसके बराबर होगा बेटा? हाँ, टीबी माइनस टीबी नॉट के। टीबी में से किसे घटाना है? टीबी नॉट को घटाना है, तो क्या निकल के आ जाएगा? डिफरेंस निकल के आया, डेल्टा टीबी निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात? बहुत अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। क्वथनांक में उन्नयन तथा मोललता में संबंध, ये भी भाई बहुत इंपोर्टेंट है, सारी हेडिंग इंपोर्टेंट है इसकी। क्वथनांक में उन्नयन तथा मोललता में संबंध। हम जानते हैं मोललता एक सांद्रता होती है, और जैसे जैसे मैं चीनी बढ़ाता जाऊंगा, बताओ विलयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी नहीं जाएगी? समझ रहे हो? तो मोललता एक सांद्रता है, मोललता एक सांद्रता है, मोललता क्या है? एक सांद्रता। और मैं कह सकता हूं जब मैं बेटा सांद्रता बढ़ेगी तो मोललता बढ़ेगी, सांद्रता बढ़ेगी मतलब मोललता बढ़ेगी। सांद्रता कब बढ़ेगी? जब चीनी की मात्रा ज्यादा डालोगे, चीनी की मात्रा बढ़ेगी, और चीनी की मात्रा जब बढ़ रही है तो फिर क्वथनांक में उन्नयन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? क्वथनांक में उन्नयन बढ़ रहा है बेटा, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? तो जब चीनी मैंने ज्यादा मिलाई है तो सांद्रता भी ज्यादा हो जाएगी, सांद्रता ज्यादा हो जाएगी तो भाई मैं कह सकता हूं क्वथनांक में उन्नयन भी ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे बेटा मोललता बढ़ती जाएगी, क्वथनांक में उन्नयन का मान भी बढ़ता जाएगा, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। क्वथनांक में उन्नयन मोललता के क्या होता है? समानुपाती होता है, इसको समझो। तो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी समानुपाती होगा मोललता के, मोललता स्मॉल एम। समानुपाती का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है यहाँ पर केबी। केबी क्या है बेटा? मोलल उन्नयन स्थिरांक। यहाँ पर केबी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्लियर? ये सारे फॉर्मूले याद रखने, न्यूमेरिकल में काम आएंगे, और न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के ऊपर, इसलिए याद रखना सारे फॉर्मूले। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला निकल का आया डेल्टा टीबी का। डेल्टा टीबी बराबर होगा केबी इंटू स्मॉल एम। केबी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक, और स्मॉल एम क्या है? मोललता। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखोगे आप, नेक्स्ट देखो क्वथनांक में उन्नयन तथा अणुभार में संबंध। ये बोर्ड में बहुत पूछा जा रहा है, बोर्ड के अंदर, कि क्वथनांक में उन्नयन मोललता से अणुभार से कैसे संबंधित है। तो मैं कह सकता हूं क्वथनांक में उन्नयन अणुभार में निम्न संबंध होता है। क्या संबंध होता है भाई? डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू स्मॉल एम। ये रिलेशन देखा हमने। अब हम जानते हैं चूंकि मोललता बराबर होती है, ये मोललता है, स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम गुना कैपिटल डब्ल्यू किलोग्राम में। स्मॉल एम डैश कह दो इसको, लिखवाया था नहीं? मोललता पढ़ाई थी या नहीं? बहुत अच्छा। तो मैं बोल सकता हूं स्मॉल एम बराबर मोललता बराबर, इसको ग्राम में कन्वर्ट करो तो ऊपर 1000 से गुना करनी पड़ेगी, एम डैश गुना कैपिटल डब्ल्यू। ये मोललता का फॉर्मूला है, बस ये वैल्यू यहां पुट कर दो मोललता की जगह। मोललता का फॉर्मूला ध्यान से देखो बेटा, मोललता का फॉर्मूला
एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू गुना 1000 बटे एम डैश गुना कैपिटल डब्ल्यू। जैसे मैं पुट करूंगा तो क्या निकल के आएगा मेरे पास, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे एम डैश गुना कैपिटल डब्ल्यू। यही आएगा ना, बस यही रिलेशन है अणुभार। ये जो एम डैश है ना, ये जो एम डैश है, यही है हमारे पास विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का अणुभार। अणुभार कह दो या फिर मोलर द्रव्यमान कह दो। क्या संबंध है, डेल्टा टीबी बराबर 1000 को स्टार्टिंग में लिया है, मैं शुरू में लिया है बेटा, 1000 गुना केबी है ना, ये रहा गुना केबी गुना स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम गुना कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल एम गुना कैपिटल डब्ल्यू, जहां केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भाग, स्मॉल एम क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान या फिर अणुभार, मोलर द्रव्यमान या फिर अणुभार। क्लियर। और बेटा कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार। किस में होगा विलायक का भार, यहां पर ग्राम में, और विलेय का भार भी किस में होगा बेटा, यहां पर ग्राम। क्लियर है बात। फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए आपको, इन्हीं फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल होंगे, इसलिए आज अच्छे से मेहनत कर लेना। तो जब नेक्स्ट लेक्चर चलेगा उस पर न्यूमेरिकल ही चलने वाले हैं। ये फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, सॉरी इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि अगर मैं यही न्यूमेरिकल करा देता तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है ना, इस वजह से न्यूमेरिकल पार्ट सेकंड में करने वाले हैं। तो ध्यान रखना फॉर्मूले के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है मोलल उन्नयन स्थिरांक, वो जो केबी है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसको समझो बेटा। हमारे पास ये विलायक है, विलायक, और विलायक की मात्रा में कितनी लेनी है, 1000 ग्राम। इस 1000 ग्राम शुद्ध विलायक में जब मैं कोई